शिक्षा संकुल में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों की बैठक लेकर शिक्षा विभाग में कामकाज की मॉनिटरिंग की। साथ ही अन्य जगहों पर विभाग के जिला प्रभारी अधिकारियों के कामकाज का ऑनलाइन जायजा भी लिया। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा संकुल में नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम चयन परीक्षा 2024 का परिणाम जारी कर दिया। शिक्षा मंत्री ने मेरिट में आने वाले 3 विद्यार्थियों से उनके भविष्य की योजनाओं के बारे में संवाद किया। इस अवसर पर शासन सचिव स्कूल शिक्षा कृष्ण कुणाल, विशिष्ट शासन सचिव चित्रा गुप्ता, निदेशक माध्यमिक शिक्षा आशीष मोदी सहित शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही साथ सभी जिलों के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और जिला नोडल अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय NMMS इस कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम चयन परीक्षा 2024 का परिणाम शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा संकुल में जारी किया। परिणाम शिक्षा मंत्री ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को बधाई दी। 97.2% अंक प्राप्त कर जोधपुर के छात्र भंवर लाल रहे प्रथम स्थान पर। 91.6% अंकों के साथ द्वितीय स्थान पर रही बीकानेर की छात्रा लीला गोदारा। 90% अंकों के साथ तृतीय स्थान पर रहे जालौर के छात्र सचिन कुमार। 1,02,355 परीक्षार्थियों में से 81,163 परीक्षार्थी परीक्षा में हुए थे शामिल। प्रदेश के 5,471 छात्रों को 4 वर्ष तक मिलेंगे प्रति माह 1,000 रुपए। शिक्षा मंत्री ने शिक्षा विभाग के जिला प्रभारी अधिकारियों को प्रति माह 2 दिन का दौरा कर व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा, गांव ढाणियों में पहुंचकर अभिभावकों से फीडबैक लें और क्षेत्र में रात्रि विश्राम करें। स्कूलों में स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने, शैक्षिक भ्रमण को व्यवहारिक और उपयोगी बनाने के साथ नवाचार करने के निर्देश दिए। वहीं प्रदेश में चलाए गए वृक्षारोपण अभियान पर कहा, जन आंदोलन बनाने के लिए वृक्षों का महत्व समझाकर समाज के सभी वर्गों को जागरूक करें। शिक्षा संकुल में आज शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने खास स्कॉलरशिप परीक्षा का परिणाम जारी किया। साथ ही शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। वहीं आपको बता दें, वीसी के माध्यम से अन्य जिला प्रभारी शिक्षा अधिकारियों की बैठक भी शिक्षा मंत्री ने ली और साथ ही शिक्षा विभाग के कामकाजों का जायजा भी लिया। और आपको बता दें, इसके साथ ही जो सरकारी प्रवेशोत्सव है सरकारी स्कूलों में, उसको लेकर भी इस बार शिक्षा विभाग खासा जोर दे रहा है ताकि सरकारी स्कूलों में बच्चों के जो ड्रॉप आउट्स हैं उनको रोका जाए और बच्चों के नामांकन किस तरीके से सरकारी स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए जा सकते हैं, इसको लेकर भी खासा जोर दिया गया। मैं कैमरा पर्सन संजय के साथ डिम्पल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। भारतीय रेल का उत्तर पश्चिम रेलवे यात्रियों की बेहतर सुविधा, सुरक्षित यात्रा और समयबद्ध यात्रा के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, यात्रियों को विश्वस्तरीय सेवाएं देने के साथ साथ आय को लेकर भी उत्तर पश्चिम रेलवे काफी गंभीर रहता है और यही वजह है कि समय पर ट्रेनों के संचालन और माल परिवहन में उत्तर पश्चिम रेलवे ने रिकॉर्ड कायम किया है। ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय रेलवे बोर्ड के सभी रेलवे जोन को लक्ष्य दिए जाते हैं, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी उत्तर पश्चिम रेलवे ने न केवल रेलवे बोर्ड के तय लक्ष्यों को पूरा किया बल्कि लक्ष्य से ज्यादा का टारगेट पूरा कर दिया। उत्तर पश्चिम रेलवे ने मई महीने में 2.59 मिलियन टन का माल लदान किया, जो रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 2.55 मिलियन टन से 1.6% अधिक है। उत्तर पश्चिम रेलवे के रिकॉर्ड की बात करें तो 2023-24 में 29.10 मिलियन टन माल का लदान किया। 2023-24 में 7,422 करोड़ रुपए की आय अर्जित की गई। यात्री आय से 3,202 करोड़, माल परिवहन से 3,371 करोड़ अर्जित किए। 2024-25 में मई महीने तक 4.94 मिलियन टन माल का लदान किया गया। मई महीने में 2.59 मिलियन टन का माल लदान किया। रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 2.55 मिलियन टन से 1.6% अधिक माल का लदान किया गया। माल लदान यानी कि गुड्स लोडिंग और पैसेंजर ट्रेन की पंक्चुअलिटी यानी समय पालनता उत्तर पश्चिम रेलवे के हमारे 2 फोकस एरियाज हैं और हमारे महाप्रबंधक श्री अमिताभ के दिशा निर्देश और नेतृत्व में हम लगातार अभिनव प्रयासों के जरिए इसको और इम्प्रूव करने का
कोशिश कर रहे हैं। हमारे जैसे उत्तर पश्चिम रेलवे की अगर हम बात करें, माल लदान में पिछले साल 2023-24 में हमने 29 मिलियन टन से भी ज़्यादा का माल लदान किया, जो कि एक रिकॉर्ड था उत्तर पश्चिम रेलवे के लिए। ऐसा नहीं कि माल परिवहन में ही उत्तर पश्चिम रेलवे ने रिकॉर्ड बनाया, यात्री ट्रेनों के संचालन और समय पालन में भी विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने साल 2024-25 में मई महीने तक 93.07% समय पालन को प्राप्त किया, तो साल 2023-24 में 7,422 करोड़ रुपए की कुल प्रारंभिक आय अर्जित की, जो कि पिछले साल के 7,288 करोड़ की तुलना में 1.8% अधिक है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्री आय से 3,202 करोड़, माल परिवहन से 3,371 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं और साथ ही बिना टिकट यात्री करने वाले यात्रियों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष टिकट चेकिंग अभियान से 62.83 करोड़ अर्जित किए हैं। साथ ही साथ जो ट्रेनों की पंक्चुअलिटी होती है उसमें हम 93% समय पालनता के साथ पूरे भारतीय रेल में हम अभी दूसरे स्थान पर हैं। ये भी विदित है कि पिछले 4 साल से हम लगातार प्रथम स्थान पर कायम थे। जो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम हुआ है, साथ ही साथ जो नई टेक्नोलॉजी हम ला रहे हैं, उससे हमारे ट्रेनों की भी स्पीड बढ़ी है और समय पालनता में हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। यात्री आय और माल परिवहन आय से उत्तर पश्चिम रेलवे ने करोड़ों रुपए की आय अर्जित की। ऐसे में अब उम्मीद यही की जा रही है कि यात्रियों को ट्रेनों में बेहतर सुविधा भी मुहैया करानी होगी। जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। ब्रिटेन में मेवाड़ के पूर्व राजघराने के सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ का प्रवासी राजस्थानियों के बीच क्रेज देखने को मिला। लंदन में आयोजित लंदन जीमन 2024 कार्यक्रम में लक्ष्यराज सिंह का जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। राजस्थान एसोसिएशन यूके की तरफ से नॉर्थ लंदन के वेमिली पार्क में लंदन जीमन 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने नए राजस्थान में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर जोर दिया। जीमन जैसे कार्यक्रम की सराहना की। लक्ष्यराज सिंह ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम मातृभूमि से मीलों दूर हमारी संस्कृति को जीवित रखते हैं। हमारी अगली पीढ़ी को ब्रिटेन में हमारी परंपरा को जीते हुए देखकर खुशी होती है। 7 समंदर पार भी राजस्थानियों ने अपनी कला, परंपरा और संस्कृति को जिंदा रखा। अभी भी यहाँ युवाओं में साफा बांधने और महिलाओं में घूमर का क्रेज प्रभावित करने वाला है। लक्ष्यराज सिंह ने कार्यक्रम में काफी ओजस्वी भाषण दिया और अपनी कविताओं और राष्ट्रवाद की बातों से जमकर तालियां बटोरी। लक्ष्यराज सिंह ने जीमन कार्यक्रम में कवि शैलेश लोढ़ा की कविता माँ का पाठ करके प्रवासी भारतीयों को मंत्रमुग्ध कर दिया और माँ पर सुनाई गई कविता पर सभी लोग भावुक हो गए। आज लंदन में लक्ष्यराज सिंह ने ब्रिटेन में भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर सुजीत घोष से मुलाकात की और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान लक्ष्यराज सिंह के साथ ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी यूनाइटेड किंगडम के अध्यक्ष कुलदीप सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि लंदन में 8 सालों से जीमन कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें प्रवासी राजस्थानी शिरकत करते हैं और राजस्थान की कला संस्कृति को जिंदा रखते हैं। जीमन कार्यक्रम में सभी राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ उठाते हैं। राजस्थानी लोकगीतों पर बच्चे हों या फिर महिलाएं, सभी रंगारंग प्रस्तुतियां देते हैं। आने वाली पीढ़ी जो हमारे सामने यहाँ पर मौजूद है, मेरे को नहीं लगता कि इस जगह के अंदर संस्कृति की, अपने भारत देश की संस्कृति की कहीं पर किसी तरीके से जो है वो कमी है। और ये पूरा के पूरा श्रेय मैं मातृशक्ति को देना चाहता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। साथ ही माता श्री भी यहाँ विराजमान है। मेरे को श्री शैलेश लोढ़ा की 2 पंक्तियां जो है वो जरूर याद आती हैं, जो मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं। और यहाँ पर जो उपस्थित माएँ हैं, अगर हम एक शब्द हैं तो वह पूरी भाषा है। हम एक शब्द हैं तो वो पूरी भाषा है। हम कुंठित हैं तो वो अभिलाषा है। बस माँ की यही परिभाषा है। बिल्कुल मन से, इस दिल के ऊपरी छोर से मैं इस बात को आप लोगों को अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरे को हकीकत के अंदर, मैं ईमान से आपको बता रहा हूँ, जब से रोटी तोड़ी है तब से ऊपर जो कार्यक्रम थे, जो देखने के लिए संग्रहालय में कुछ चीजें लगाई हुई थी, उनको देखकर यहाँ पर मैं वापस आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ, हाजिर हुआ। मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने किसी घर के किसी एक प्रांगण में बैठा हूँ। आज एक कोई त्योहार है, सारा परिवार एकत्रित हुआ है। मेरे दिल दिमाग में 2 पंक्तियां और आती हैं पंडित श्री नरेंद्र मिश्र की, जो आज के दिन के ऊपर आप सभी लोगों को जो है वो मैं बांटना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि सूर्यवंशी न्यास का ये रश्मिरथ चलता रहेगा, पीढ़ियों के रक्त में इसका सुयश चलता रहेगा। रीति रघुकुल की जो शिव से विरासत में मिली हो, आंधियों में वह दिया जलता रहेगा।
राज्य में 1 से 15 जुलाई तक आंगनबाड़ी चलो अभियान शुरू किया गया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री मंजू बागमार के निर्देशन में अभियान की शुरुआत हुई। ये कार्यक्रम सोमवार से 15 जुलाई तक राज्य में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य 3 से 6 आयु वर्ग के समस्त बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों से जोड़ना है। निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर विशेष व्यवस्था की गई। 3 से 6 साल तक के बच्चों को खेल के माध्यम से पढ़ाई करवाई जाएगी। पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य जांच आदि जैसी सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। शासन सचिव डॉक्टर मोहनलाल यादव ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्र पर मिलने वाली सुविधाओं के बारे में अभिभावकों और समुदाय को जागरूक करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मंशा है उनके अनुरूप जो है जो 3 से 6 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनका प्रवेशोत्सव 1 जुलाई से 15 जुलाई तक सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पे मनाया जाएगा। माननीय उप मुख्यमंत्री जी और राज्य मंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं उसके अनुसार हमारी सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, सहायिकाएं और जो फील्ड के जो महिला पर्यवेक्षक और CDPOs, DDs सारी टीम जो है इसमें लगी हुई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने खाद्य पदार्थों में मिलावट से कैंसर सहित अन्य जानलेवा बीमारियां होने पर चिंता जताते हुए इसे रोकने के लिए कानून का प्रभावी क्रियान्वयन करने को कहा है। अदालत ने मामले में प्रसंज्ञान लेते हुए गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, कृषि विभाग और राज्य के मुख्य सचिव, ACS गृह, ACS खाद्य सुरक्षा और ACS स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। यह आदेश जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकल पीठ ने दिए। अदालत ने कहा कि संबंधित अधिकारी खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर नियमित सैंपल की जांच करे और हर माह के अंत में अदालत में रिपोर्ट पेश कर इस संबंध में उठाए गए कदमों की जानकारी दी। बजट घोषणा 2024-25 की पालना में विधानसभा वार क्षेत्रवार 5-5 करोड़ की लागत की नॉन पैचेबल मिसिंग लिंक सड़कों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के निर्देश पर सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में 1631 कार्यों के लिए स्वीकृति जारी की। करीब 1000 करोड़ की लागत से सड़कों का विकास करवाया जाएगा। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि प्रदेश में बेहतरीन सड़क नेटवर्क विकसित करना हमारी प्राथमिक लक्ष्य है। प्रदेश में ग्रामीण सड़कों से लेकर नेशनल हाईवे तक का एक बेहतरीन सड़क नेटवर्क विकसित किया जा रहा है ताकि प्रदेश के आर्थिक विकास के नए आयाम मिल सके। जयपुर शहर में एक और अवैध टाउनशिप का निर्माण हाई फ्लाई रियल एस्टेट ग्रुप की आनंद रेजिडेंसी चर्चा में। विज्ञापन में लगभग 100 बीघा पर बसाई जा रही टाउनशिप, टोंक रोड ब्रिजपुरा चंदलाई में बसाई जा रही टाउनशिप, ग्राहकों को रेरा रजिस्टर्ड बताकर टाउनशिप बेचने का आरोप, जबकि रेरा रजिस्टर्ड नहीं है। आनंद रेजिडेंसी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर SN गुप्ता का बयान, कहा कि रेरा रजिस्टर्ड कराने की नहीं है जरूरत। वैसे किया हुआ है अप्लाई, लेकिन रेरा नंबर आने से पहले ही बिल्डर पर आधे से ज्यादा माल बेचने का आरोप है। क्या मामले में JDA और रेरा करेगा कार्रवाई? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। राजस्थान कांग्रेस ने आखिरकार संगठन को मजबूत बनाने के लिए निष्क्रिय पदाधिकारियों की छुट्टी करना शुरू कर दिया है। पार्टी ने कई निष्क्रिय ब्लॉक और मंडल अध्यक्ष को हटा दिया है, साथ ही उनकी कार्यकारिणी को भी भंग कर दिया गया। अब अगले 15 दिन में नए सिरे से यहां पर नियुक्तियों का दौर शुरू होगा। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि सभी ने फीडबैक लेने और परफॉर्म रिपोर्ट की आधार पर यह फैसला लिया गया, जिसके तहत रामगंज मंडी A और रामगंज मंडी B, पीपलदा A, पीपलदा B, सांगोद और सिमलिया, बसेड़ी, सरमथुरा, खेतड़ी प्रथम और खेतड़ी द्वितीय, पिलानी, बाड़मेर शहर, बाड़मेर ग्रामीण, राजगढ़, रैणी, कठुमर, खेड़ली, शाहपुरा A, शाहपुरा B, हवा महल, कपासन A, कपासन B, गढ़ी, सरेडी बड़ी, टोड़ा भीम, जैसलमेर दक्षिण, अजमेर A और अजमेर दक्षिण B के ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक कार्यकारिणी, मंडल अध्यक्ष और मंडल कार्यकारिणियों को तुरंत प्रभाव से भंग किया गया। ब्रह्म कुमारी संस्थान वैशाली नगर द्वारा आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और जयपुर नगर निगम ग्रेटर के सहयोग से योग समागम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि गलता पीठाधीश्वर अवधीश्वराचार्य महाराज ने इस दौरान संबोधित करते हुए कहा कि योग साधक में समता और समतत्व का भाव पैदा करता है। वहीं महापौर सौम्या गुर्जर ने कहा कि योग का असली महत्व लोगों को जोड़ना और लोगों में ऊर्जा का संचार करना है।
इस अवसर पर वैशाली नगर सेंटर प्रभारी बीके चंद्रकला दीदी ने कहा कि ब्रह्म कुमारीज का थीम आध्यात्मिक सशक्तिकरण से समाज स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। इस अवसर पर योग के क्षेत्र में सराहनीय काम करने वाले 51 योग गुरुओं का सम्मान किया गया। मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में डॉक्टर्स डे के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे और पूर्व चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर मौजूद रहे। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी कार्यक्रम के विशेष अतिथि रहे। जेएमए के अध्यक्ष डॉक्टर तरुण ओझा, सचिव अनुराग शर्मा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। राजस्थान में पहले बहुत कम मेडिकल कॉलेज 6 ही थे, अब धीरे धीरे मेडिकल कॉलेज भी प्रत्येक जिले में एक स्थापित हुआ है। साथ ही प्राइवेट भी क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग आने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये गैप कम होना चाहिए और डॉक्टर्स और मरीज के बीच का कम संख्या होने पर उनकी केयर भी पूरी होगी और उनके बीच में विश्वास भी जमेगा। स्पेशली चिकित्सा क्षेत्र में ABC का बहुत महत्व है। ए का मतलब अवेलेबिलिटी, यानी आसानी से आपकी उपलब्धता। बी से बिहेवियर, आपका अच्छा व्यवहार, विनम्रता। और सी से कॉम्पिटेंसी, आपकी योग्यता और काबिलियत। मैं आज अपने आप को कुछ किस्मत समझता हूँ कि धरती के भगवान कहलाने वाले चिकित्सकों के बीच उन्हें सम्मानित करने का मौका मुझे मिला है। डॉक्टर्स डे के मौके पर जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। चिकित्सा संघ की तरफ से आयोजित शिविर का कलेक्टर नीलाभ सक्सेना और विधायक दर्शन सिंह गुर्जर ने उद्घाटन किया। कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने रक्तदान कर लोगों को रक्तदान करने का संदेश दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भ्रांतियां दूर करने और जागरूकता के लिए लोगों को जन्मदिन, पुण्यतिथि सहित अन्य आयोजनों पर रक्तदान शिविर लगाने की पहल करनी चाहिए। वहीं विधायक दर्शन सिंह गुर्जर ने ब्लड बैंक की व्यवस्थाएं बेहतर बनाने का आश्वासन दिया। इस दौरान जिला अस्पताल पीएमओ डॉक्टर रामकेश मीणा, पूर्व पीएमओ डॉक्टर BL मीणा, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेंद्र मीणा सहित 30 चिकित्सा कर्मियों ने रक्तदान किया। इससे हम सभी लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई ज़रूरत पड़ने पर सभी इस मुहिम में आगे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें। और विशेष रूप से मैं उन लोगों से आग्रह करना चाहूँगा जो अपने बच्चों का जन्मदिन, अपनी मैरिज एनिवर्सरी या अपने पुरखों की जो पुण्यतिथि मनाते हैं, तो मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि और कामों के साथ साथ 2 काम जरूर करें। एक तो ब्लड डोनेशन कैंप रखवाएं, दूसरा अब बरसात का मौसम है उसमें वृक्षारोपण करें। जोधपुर के उपनगर रेलवे स्टेशन रायका बाग के नाम को रायका बाग करने को लेकर रायका समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में मौजूद रायका समाज के लोग मेडिकल चौराहे से रवाना हुए। रायका समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। पुलिस जाब्ते ने प्रदर्शनकारियों को समझाइश कर वापस लौटा दिया। इस मौके पर कई मुद्दों को लेकर रायका समाज के लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी शिव प्रकाश पुरोहित ने। रायका बाग रेलवे स्टेशन का नाम रायका रेलवे स्टेशन करने को लेकर के पिछले लंबे समय से रायका समाज की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और आज उन्होंने एक रैली निकालकर सांकेतिक रूप से अपना विरोध जताया। हमारे साथ समाज के लोग मौजूद हैं। भाई साहब बताएं कि क्या आपकी मांग है, किस तरह से आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं? सर नमस्कार, आप मीडिया कर्मी को और पुलिस प्रशासन को मेरा राम राम। बात ये है, समाज का ये एक आक्रोश लंबे समय से, पिछले काफी समय से, और राई और रायका, वैसे रायका है नाम उसका, रायका है और राई और का बना दिया तो अर्थ का एक अनर्थ बन गया। एक कहने को मैं कह दूं कुत्ती और कुंती, क्या बोलोगे उसको, तो ये अर्थ का एक अनर्थ बन गया है। तो उसी को शुद्धिकरण के लिए लंबे समय से हमारे आगेवान, हमारे नेतागण काफ़ी कुछ अपना प्रयास कर रहे, ज्ञापन दे रहे, मगर अभी तक उस बात की कोई सुध सरकार ने ली नहीं है। तो उसी के लिए काफी पुराने समय से रायका समाज में एक आक्रोश था। व्यवस्था बनाए, कोई नहीं करेगा। तो रायका समाज में पुराने लंबे समय से एक आक्रोश था, विचार विमर्श हो रहा था, ज्ञापन भी हो रहे थे। तो इसको लेके कि ये रायका बाग का सुधार हो जाए और दूसरा
ये रायका रेलवे स्टेशन जो है उसको अपनी रायका संस्कृति से पेंट किया जाए। दूसरा, ये जो रायका के अपने रेलवे स्टेशन के पास मूर्ति खड़ी है, उस मूर्ति को सही स्थान दिया जाए। वो मूर्ति पे आने जाने वाले आप भी देखेंगे, एक कोई स्वाभिमानी, कोई ऐसा महापुरुष की मूर्ति ऐसे सम्मानजनक स्थान पे नहीं है, उसको सम्मानजनक के सही स्थान दिया जाए। चाहे और भी अनेक रेलवे के सामने दिया जाए, और भी हमारे महापुरुषों की अनेक मूर्तियां हैं, सबको सम्मानजनक स्थान पे उन मूर्तियों को लगाया गया है। तो इस मूर्ति को भी सही जगह पे, अच्छी सम्मानजनक स्थान पे उस मूर्ति को लगाया जाए और सरकार इसका उद्घाटन करे। पिछले 5 साल से मूर्ति धूल फाँक रही है, मूर्ति लग तो गई है और मूर्ति वो धूल फाँक रही है, तरह तरह के चुटकुले आ रहे, लोग मजाक उड़ा रहे, और महापुरुष को मजाक उड़ाना भी अनुचित है। चाहे महापुरुष किसी जाति का, किसी धर्म, महापुरुष होता है। जो है रायका समाज की मांग है कि जो रेलवे स्टेशन का नाम है रायका बाग की जगह रायका बाग किया जाए, उस स्टेशन को रायका संस्कृति से पेंटिंग की जाए, उनके जो महापुरुष की जो प्रतिमा लगी है उसको उचित स्थान दिया जाए और उसका विधिवत रूप से उद्घाटन किया जाए। और आज यहाँ उन्होंने रैली निकाल के सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन किया है और उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने अब उनकी मांग नहीं मानी तो आगे और आंदोलन की रणनीति पर विचार किया जाएगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए सहयोगी भवानी सिंह के साथ शिव प्रकाश। करौली के मंडरायल मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में बोलेरो में सवार 9 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना ट्रक और बोलेरो के बीच भिड़ंत होने से हुई। मृतकों में 4 महिला और 5 पुरुष शामिल हैं। हादसे में 4 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक गंभीर घायल महिला को जयपुर रेफर किया गया। बोलेरो सवार सभी लोग कैला देवी के दर्शन कर मध्य प्रदेश लौट रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर नीलाभ सक्सेना, एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय घटनास्थल पर पहुंची। इसके बाद जिला अस्पताल में पहुंचकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। नागौर में मानासागर ओवरब्रिज पर भीषण सड़क हादसा हो गया। निजी बस और बाइक की भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल बीकानेर रेफर कर दिया गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने बस को जब्त कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। कोटाबारा 4 लेन पर जेसीबी ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी और हादसे में बाइक सवार दंपत्ति की मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतक 12 निवासी अर्जुन है, जो पत्नी के साथ बाइक पर पत्नी के साथ अपनी बहन से मिलने गया था। वापस लौटते समय 4 लाइन पर जेसीबी ने बाइक को टक्कर मार दी। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों गंभीर घायलों को एमबीएस अस्पताल पहुंचाया, जहां पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी का इलाज जारी है। फिलहाल बोरखेड़ा थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई। राजमंद के रूपा खेड़ा टोल पर झगड़े और तोड़फोड़ का मामला सामने आया। बाइक सवार 2 युवकों ने बूम बैरियर, एलपीसी कैमरा, एसी फैन को पूरी तरह से डैमेज कर दिया। जब टोल कर्मियों ने समझाइश का प्रयास किया तो टोल कर्मियों से भी झगड़ने लगे। जोधपुर में पाली एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 कांस्टेबल्स को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। परिवादी ने एसीबी मामला दर्ज करवाया था। उसके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में मदद करने के एवज में सब इंस्पेक्टर के नाम पर 2 कांस्टेबल ने 25,000 रुपए की मांग की। एसीबी ने मामले का सत्यापन करते हुए दोनों कांस्टेबल्स को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ लिया। परिवादी के खिलाफ खांडा बलसा थाने में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज हो रखा था, जिसमें जांच अधिकारी जांच कर रहा था। उस जांच अधिकारी के नाम पे परिवादी की मदद करने की एवज में ये कांस्टेबल जयमल राम और ये नरेंद्र कुमार ने रिश्वत राशि प्राप्त की, जिसमें उनको ट्रैप किया गया और अग्रिम कार्रवाई जारी। दौसा की मेहंदीपुर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसके पास हथियारों का बड़ा जखीरा मिला। दौसा एसपी रंजीता शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से 4 पिस्टल, 6 मैगजीन और 18 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस को अंदेशा है कि आरोपी जशनप्रीत पंजाब में संचालित जग्गू भगवानपुरिया गैंग से ताल्लुक रखता है, जो संभवतः हथियारों की डिलीवरी किसी को देने वाला था। में जब सूचना उसकी पुष्टि की गई और उस जगह पर दबिश दी गई, एक व्यक्ति मिला और इसके पास 4 पिस्टल, 6 मैगजीन और 18 कारतूस बरामद किए गए। और अब ये अनुसंधान का विषय है कि इतनी बड़ी संख्या में ये जो हथियार ये कहाँ से लाया और ये किसको सप्लाई करने के लिए लेके जा रहा था, इसके बारे में जल्दी खुलासा होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।